डियर स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया, हमने जाना कि बायोलॉजी क्या है एंड बायोलॉजी के कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाने, 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में मीन्स यूनिफाइंग प्रिंसिपल्स के बारे में हमने जाना, फिर नेचर एंड नर्चर के बारे में जाना, होम्योस्टासिस के बारे में जाना, फिर हमने कॉस्मोलॉजी के बारे में जाना। मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग पहले से डिस्कशन कर चुके हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए अभी हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं फाउंडेशन में कि आखिर ये जो मैटर और एनर्जी की बात हम लोग कर रहे थे बार बार, कि आखिर ये नेचर क्या है, नेचर क्या है। तो आपने देखा कि बार बार हम एक ही बात कर रहे थे, दैट इज नथिंग बट ओनली मैटर एंड एनर्जी। तो आज फिर से हम लोग मैटर एंड एनर्जी की बात करने वाले हैं। एनर्जी के कुछ यूनिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैलोरी क्या होता है, जूल क्या होता है, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में ना, ये फिजिक्स का एक ब्रांच है, फिजिक्स के बारे में है, तो हम लोग इसको भी पढ़ेंगे आज। फिर हम लोग एंट्रोपी और इंथैल्पी देखेंगे और फिर हम लोग इक्विलिब्रियम देखेंगे। मीन्स मोस्टली आई कैन से कि आप लोगों को इनसे भेंट नहीं हुआ है कभी ना जी, पहले कभी भेंट नहीं हुआ है। तो एकदम आराम से हम लोग इनको समझते हैं कि आखिर क्यों समझना है इन चीजों को। बात यह है कि मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी ये क्या है, क्या मैटर एनर्जी। तो मैटर के बारे में तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि द थिंग्स हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब जिनके पास में मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उनको क्या कहा जाता है कि वो मैटर्स हैं। जिनमें मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उनको कहते हैं कि वो मैटर्स हैं। और एनर्जी क्या है, एनर्जी ना, एनर्जी इज नथिंग बट इट गिव्स द पावर टू डू वर्क ना, ये हमको काम करने के लिए पावर्स देते हैं। जैसे हमारे बॉडी में अगर एनर्जी नहीं होता तो क्या हम अभी काम कर पाते, ना हम अभी आपसे बात कर पाते, ना अभी ये रिकॉर्डिंग कर पाते, कुछ नहीं कर पाते हम। मीन्स आई कैन से कि एनर्जी जो है ना, यही लोगों को वर्क करने के एबल बनाता है। एनर्जी है तो इसीलिए वर्क हो रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि द एंटायर सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, द एंटायर सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। आज हमारे अर्थ पे जो भी एनर्जी का सोर्स है, आप कहोगे नहीं सर वाटर एनर्जी है ना, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी है ना, केमिकल एनर्जी है ना, जियोथर्मल एनर्जी है ना, तो भाई सबका एक ही सोर्स है, वो है सन। कोई भी एनर्जी अगर वर्क कर रहा है तो सन के कारण ही वर्क कर रहा है। अगर आज सन वर्किंग करना छोड़ दे, आज से सन जो है छुट्टी पे चला जाए, हॉलीडे पे चला जाए, तो क्या होगा पता है, क्या होगा पता है, पूर्ण रूप से सब चीजें स्मैश हो जाएंगी, हर चीज खत्म हो जाएगा यहां से। तो चलिए बात कर लेते हैं अभी हम लोग मैटर एंड एनर्जी के बारे में कि क्या होते हैं ये मैटर एंड एनर्जी। तो एनर्जी ही है, चलिए देखा जाए व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी को हम ये कह सकते हैं कि नॉट अ मास, नॉट मैटर। एनर्जी क्या है भाई, मैटर नहीं है, एनर्जी मैटर नहीं है, क्योंकि मैटर होने के लिए मास चाहिए और स्पेस चाहिए। ना तो एनर्जी में मास होता है और ना ही एनर्जी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। कभी देखे हैं कि एनर्जी ने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ हो, कभी नहीं। एनर्जी में मास हो, कभी नहीं। तो ना तो इसमें मास है और ना ही स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो ये मैटर तो नहीं हो सकता है। इट इज नॉट अ मैटर, मैटर तो नहीं है। तो एनर्जी इज द थिंग विच हैज नो मास नो स्पेस, एक ऐसी चीज है जिसके पास में ना तो मास है और ना ही स्पेस है। एनर्जी जो है ना मेक्स एबल टू डू वर्क, ये चीजों को काम करने के लायक बनाता है, ये चीजों को काम करने के लायक बनाता है। जैसे अगर इस लैपटॉप में, इस सिस्टम में अगर हम बैटरी नहीं दे, अगर हम एनर्जी नहीं दे तो ये वर्क नहीं करेगा। अगर हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं हो तो ये वर्क नहीं करेगा। आप जिस फोन पे, लैपटॉप पे, टैब पे, जिस पे भी आप अभी वीडियो देख रहे हैं, अगर उसमें बैटरी नहीं हो, अगर उसमें एनर्जी नहीं दिया गया तो वर्क नहीं करेगा। तो एनर्जी जो है ना मेक्स एबल टू डू वर्क, किसी भी चीज को काम करने के लायक बनाता है।
किसी भी चीज को स्टूडेंट्स काम करने के लायक बनाता है। हाँ, एनर्जी के अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं। हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सन भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, फायर भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। हम काम कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी है, नहीं कर रहे हैं तो वही एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। ओके, तो फर्स्ट बात करते हैं हम लोग कि नीदर ऑक्युपाई स्पेस नॉर पॉसेस मास। ना तो इसमें स्पेस ऑक्युपाई, ये जो एनर्जी है ना तो स्पेस ऑक्युपाई करता है और ना ही इसमें स्टूडेंट्स मास होता है। नीदर ऑक्युपाई स्पेस नॉर हैविंग मास, इट इज अ फोर्स। ये फोर्स है, हालांकि ये फोर्स है नहीं, लेकिन आप कह सकते हो कि ये फोर्स है विच ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज और मोशन इन अ मैटर। क्योंकि इसी के कारण फोर्स है। अगर एनर्जी नहीं होता तो फोर्स नहीं होता, इसी के कारण फोर्स है और उसी फोर्स के कारण हम लोग किसी चीज में चेंज ला लेते हैं या उसे मोशन में ला देते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, मैटर को। जैसे ये पेन है, हम इसको मोशन में ला रहे हैं तो हमारी एनर्जी खर्च हो रही है ना इस पे, हमारी एनर्जी इसमें लग रही है, तभी तो ये मोशन में आ रहा है ना, तभी तो ये मोशन में आ रहा है। आपके घर में जो फैन लगा हुआ है, आपके घर में जो एसी लगा हुआ है, वो एसी क्या ऐसे ही वर्क कर रहा है? उसके एसी के चाहे फैन के जो भी विंग्स है, उसके अंदर जो विंग्स है ये रन करते हैं, ये रोटेट करते हैं। तो भाई रोटेट करने के लिए इनको एनर्जी चाहिए ना, इनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। तो किसी भी चीज को मोशन में लाने के लिए, चेंज लाने के लिए जो उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है, वो फोर्स भी एनर्जी है। वो फोर्स एनर्जी के कारण ही वर्क करता है स्टूडेंट्स। हाँ, तो एनर्जी हर जगह पे, हर केस में है। इट इज ए कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल बॉडी टू डू वर्क और टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट। ये वह कैपेसिटी है जिसके कारण कोई बॉडी वर्क कर पाता है। अभी बोले हैं ना, मोबाइल वर्क कर रहा है तो इसी के कारण, लैपटॉप वर्क कर रहा है तो इसी कारण, हम लोग वर्क कर रहे हैं तो इसी कारण। तो किसी भी चीज में कोई चीज अगर वर्क कर पा रहा है, जैसे कोई भी काम है, कोई धड़ुम 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 मार रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, उसमें एनर्जी चाहिए ना, चाहिए कि नहीं एनर्जी? आप खुद सोचो ना। कभी आप गलती कर देते तो पापा जी आपको पीटते हैं, उनको भी एनर्जी लगता है। कभी गलती करते तो मम्मी मारती होंगी, उनका भी एनर्जी लगता है। कैसे लगेगा एनर्जी? हाँ, उसमें भी तो एनर्जी चाहिए ना। देखते हैं ना, पापा ज्यादा मारते हैं क्या कि एनर्जी ज्यादा होता है, मम्मी कम मारती क्या कि एनर्जी कम होता है? हाँ नहीं, इट्स जस्ट अ जोक, फन कर रहा है, नथिंग एल्स। मतलब हम लोग इतना ही कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि एनर्जी के कारण ही कोई भी वर्क हो पा रहा है। अगर एनर्जी नहीं होता तो अरे भाई कोई वर्क नहीं होता, और क्या। सो वही बात है, एज वी से द सोल, सोल बोलते हैं ना आत्मा, स्पिरिट, आत्मा बोलते हैं, रूह बोलते हैं। इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ वाइटल एनर्जी। अरे भूत कहते हो, भूत कहते हैं ना, भूत आ गया है। अरे एक से एक हॉरर मूवीज बने हुए हैं, एक से एक हॉरर मूवीज बने हुए हैं। तो क्यों बने हैं? क्योंकि हॉरर मूवीज में भूतों को दिखाया जाता है स्टूडेंट्स। ये जो भूत वर्ड है ना, भूत, ये जो भूत वर्ड है, ये जो सॉल है, सॉल, इसी को हम लोग स्पिरिट बोलते हैं, स्पिरिट बोलते हैं ना। स्प्राइट नहीं लिख रहे हैं, स्पिरिट, SPIRIT ना, स्पिरिट है, जिसे हम लोग रूह बोलते हैं, रूह। ये वाइटल एनर्जी है, ये वाइटल एनर्जी है। बहुत ही बड़े अमाउंट में ये एनर्जी होता है, बहुत ही बड़ा एक एनर्जी का फॉर्म है स्टूडेंट्स। तो एनर्जी क्या नहीं है, हर जगह पे एनर्जी है। तो आप यही अब कह सकते हो ना कि या तो मैटर है सर, नहीं तो एनर्जी है, या तो मैटर है नहीं तो एनर्जी है, और कुछ नहीं इस दुनिया में, और कुछ नहीं है। या तो मैटर नहीं तो एनर्जी, या तो मैटर नहीं तो एनर्जी, या तो मैटर नहीं तो एनर्जी। हर जगह पे मैटर नहीं तो एनर्जी, यही चीजें हैं। तो मैटर एनर्जी प्रोसेसिंग, आखिर ये प्रोसेस कैसे होता है, कैसे ये वर्क में आते हैं, कैसे ये फंक्शन करते हैं, तो आइए देखते हैं। पहले हम समझा देते हैं इस चीज को, तब इसको पढ़ाना काफी बेटर रहेगा। पहले समझ लीजिए कि मैटर और एनर्जी ये प्रोसेस में कैसे आते हैं। आप कहिएगा क्या सर, बड़ी ही पुरानी बातें आप तो बताने लगे। क्या करें स्टूडेंट्स, अगर पुरानी बातों पे ध्यान नहीं देंगे तो नए बातों को कैसे सिखाएंगे आप सबको? पुरानी बातों पे अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो नए बातों को आपको कैसे सिखाएंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक छोटी सी बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अरे सर छोटा एग्जांपल कहाँ है? हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। फोटोसिंथेसिस, पूरे दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं,
सब फोटोसिंथेसिस करते होंगे, फोटोसिंथेसिस तो होता होगा ना। तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है ये देखो, देखो कितनी पावरफुल चीज है ये, कितना एक इंटरेस्टिंग चीज है फोटोसिंथेसिस ना। इसी को ना बोलते हैं हिंदी में हम लोग, क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण नहीं जी, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं हिंदी में इसको, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश, फोटो, फोटो मीन्स लाइट, और सिंथेसिस, सिंथेसिस मीन्स प्रोडक्शन। लाइट के प्रेजेंस में प्रोडक्शन हो रहा है। यहां पे किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा है। लाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा है। देखिएगा ध्यान से, इसी चीज को हम समझाना चाहते हैं कि कोई भी प्लांट है, कोई भी प्लांट है वो क्या करता है, कोई भी प्लांट है वो क्या करता है। सबसे पहले CO2 लेता है, क्या कि CO2 हमारे इन्वायरमेंट से मिल जाएगा, एयर से मिल जाएगा, डिफ्यूजन द्वारा प्लांट के एस्टोमेटा से, लेंटिसेल से, मतलब एस्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर कर जाता है प्लांट में। एस्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, प्लांट्स में इंटर कर जाता है। ओके, देखो बाबू लोग, हम आपको बता दें, हम आपका बस पहले बेस तगड़ा कर रहे हैं, बेस तगड़ा कर रहे हैं। जिस जिस चीज का हमें यूज करना है 11th 12th में, जिन जिन चीजों का यूज करना है, हम सारी चीजों को तगड़ा कर रहे हैं। जहां जहां पे हमको ये डाउट हो रहा है कि आप हो सकता है कि चूक रहे हो, वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हम उन जगहों पे आपको पहले स्ट्रांग बना रहे हैं। 5 डेज का समय हमको बस चाहिए। 1 डे हो गया, 1 क्लास हो चुका है, 4 क्लासेज और, 1 आज और 3 क्लासेज और। 5 क्लासेज में आपको पता चल जाएगा कि अब क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। उसकी चिंता छोड़ दो आप लोग, वो सब हमारे ऊपर छोड़िए, ठीक है ना, हम है ना, सब हो जाएगा। तो CO2 ये इन्वायरमेंट से लेता है, ये एक मैटर है, ये एक मैटर है। और फिर H2O ये भी इन्वायरमेंट से लेता है, ये भी एक मैटर है। अब क्या करता है ये, क्या करता है कि एनर्जी लेता है, कहां से, सन से, सनलाइट से, क्योंकि इसके अंदर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल याद आ रहा है, प्लांट के बॉडी में जो है स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स होते हैं, पैलिसेड मेसोफिल सेल्स होते हैं। वो मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है ना, और उसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल। तो वही क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं। ये क्लोरोफिल सनलाइट के एनर्जी को ट्रैप कर लेता है और सोलर एनर्जी को, इस सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और ये केमिकल एनर्जी इसके साथ ऐड हो गया और बना दिया C6H12O6। मतलब ये क्या हो गया, मैटर प्लस एनर्जी। देख लिए, मैटर और एनर्जी दोनों का संगम है ये मैटर और एनर्जी दोनों का मिक्सचर है ये। कौन, इसका नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज नाम है इसका। ये मैटर और एनर्जी का संगम है, मैटर और एनर्जी का मिक्सचर है, क्योंकि इसमें मैटर भी है और एनर्जी भी है। इसीलिए ना मम्मी कहती है, जब आप आते हो कहीं से हार के, बड़ी हार के नहीं, मतलब हरे थके आते हो, थक जाते हो, टायर्ड, तो मम्मी कहती है बाबू 1 गिलास ग्लूकोज दे दे। तो आप बोलते हो हाँ लाइए ना। तो ग्लूकोज जब आता है तो आप पीते हो तो उससे एनर्जी मिलती है, क्योंकि इसमें मैटर और एनर्जी है। इसमें मैटर एनर्जी, साथ में ऑक्सीजन निकलता है, तो उसकी बातें नहीं करनी है हमको। हमको मतलब है मैटर एनर्जी से। मैटर एनर्जी कैसे प्रोसेस होता है, मैटर एनर्जी कैसे प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस करने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स, प्रोसेस करने का तरीका है यहां पे कि सनलाइट से एनर्जी लेके CO2 और H2O को लेके तीनों को मिक्स करके भैया जी ग्लूकोज तैयार कर देना है, C6H12O6 को तैयार कर देना है। हो गया मैटर एनर्जी। फिर ये जब टूटेगा तो मैटर के घर, एनर्जी के घर चला जाएगा। ओके, तो मैटर एनर्जी का प्रोसेसिंग करना है हम लोगों को। तो बात आती है कि इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स टू कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, बोले है ना, एंड हीट।
क्या करता है प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल है ये सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है और सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, एज टू कंबाइन विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू फॉर्म बायोमास, सुगर ना, सुगर बनाता है। बोले थे ना हम आपको सिंपलेस्ट सुगर क्या होता है, ग्लूकोज होता है, याद रखिएगा। इस दुनिया में सबसे सिंपल सुगर जो माना जाता है, सुगर का मतलब चीनी। अगर आज तक समझते थे आप लोग तो आज से वो भ्रम दूर कर दीजिए, आज से वो भ्रम दूर कर दीजिए, बिकॉज आज से हम लोग सुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट समझने वाले हैं। बायोमास है, ये कार्बोहाइड्रेट है और इसी के साथ में ऑक्सीजन रिलीज करता है। यही ग्लूकोज क्या है, मैटर है, और यही ग्लूकोज क्या है, एनर्जी है। यही ग्लूकोज मैटर एनर्जी का क्या है, मिक्सचर है स्टूडेंट्स। ओके, यही मैटर एनर्जी का मिक्सचर है। सो ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट शुगर। ग्लूकोज क्या है, इस दुनिया में सबसे सिंपलेस्ट शुगर होता है ग्लूकोज। एंड ग्लूकोज फॉर्म्ड इज हैविंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एज एटीपी एंड एनएडीपीएच। अरे सर ये क्या बोल दिया, तो बाबू हम इसको समझाते हैं, पहले समझ लो, है ना। एटीपी और एनएडीपीएच का क्या रोल है ना, थोड़ा थोड़ा याद करना, थोड़ा थोड़ा प्लीज आप लोग याद करना क्या हुआ था फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस दो फेज में हुआ था, फर्स्ट फेज यहां पे बनाते हैं और सेकंड फेज यहां पे बनाते हैं। फर्स्ट फेज में लाइट रिएक्शन हुआ था, याद आ रहा है, लाइट रिएक्शन हुआ था। हाँ, अगर पहले से पढ़े होंगे तो याद कीजिए, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं यार, बता रहे हैं ना हम, समझो इसको। पहले फेज में लाइट रिएक्शन होता है और यहां पे काम तमाम होता है किसका, H2O का। ये जो H2O होता है वाटर, ये टूट जाता है सनलाइट से। लाइट जो एब्जॉर्ब होता है ना, ये जो केमिकल एनर्जी सुने हैं नाम, केमिकल एनर्जी लिखते चलिए, ये जो केमिकल एनर्जी है ना, इसका यूज किया जाता है इस लाइट एनर्जी को, लाइट के द्वारा इस वाटर को तोड़ने के लिए। और ये H2O मॉलिक्यूल टूट जाता है और टूट के क्या बनाता है मालूम है, 4H प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन अब प्लस में O2, ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा और यही हो गया हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, यही है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। और इन्हीं एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया जाता है एटीपी को बनाने में और NADPH को बनाने में। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज स्टूडेंट्स आप लोग इसको एक बार हमसे पूछ लेना, या तो नहीं तो समझ लेना कि ये क्या है एटीपी और NADPH। हमें नहीं लगता आपको पता नहीं होगा, बिकॉज एटीपी का मतलब होता है अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और NADPH का मतलब होता है निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये दोनों के दोनों हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। अब आता है डार्क फेज, डार्क रिएक्शन ना, डार्क रिएक्शन आता है। अब इस डार्क रिएक्शन में क्या होने वाला स्टूडेंट्स पता है आपको, इस डार्क रिएक्शन में जो CO2 आएगा ना, ये CO2 इस ATP से रिएक्शन करेगा और इस NADPH से रिएक्शन करेगा और यही दोनों को मिला के ग्लूकोज तैयार कर देगा, C6H12O6 तैयार कर देगा। अब आप कहोगे सर इसमें हाइड्रोजन कहां से आ गया, तो बाबू यहां पे हाइड्रोजन था, यही ने ATP और NADPH बनाया है, यही ने ATP और NADPH बनाया है, तो यही बना दिया ग्लूकोज। तो हाई एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, यही इसको एनर्जेटिक बना दिए हैं, यही इसको हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बना दिए हैं, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बना दिए हैं, मॉलिक्यूल बना दिए हैं इसको। तो याद रखना इस बात को कि एटीपी और NADPH ये बड़े ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ATP NADPH प्लांट्स में। सो वही बात है कि दोज एनर्जी इज रिसीव्ड बाय आवर बॉडी सेल, और यही एनर्जी को ATP और NADPH को हमारी बॉडी क्या करती है, इसको एब्जॉर्ब करती है। कब, जब यही ग्लूकोज हमारे बॉडी में आता है। जब यही ग्लूकोज हमारे बॉडी में आएगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। कैसे, C6H12O6 प्लस O2 हमारे बॉडी में आता है और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ये टूट जाता है CO2 प्लस में H2O अब प्लस में डेल्टा E, यही ATP पे निकल जाता है। हाँ, और इसी का हम लोग यूज कर लेते हैं और ये हम लोग के लिए क्या हो गया, वो वेस्ट हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए वेस्ट बन गया। है ना इंटरेस्टिंग,
है ना इंटरेस्टिंग? मास और एनर्जी में कितना सुंदर एक संयोग दिख रहा है आप लोगों को, कितना अच्छा एक लेवल दिख रहा है। यही है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को आगे चल के और इसको एक्सप्लेन करेंगे, अभी जितना आता है उतना हम आप लोगों को समझा देते हैं। ओके, सो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या है? तो एनर्जी क्या है? प्रोवाइड्स द फोर्स टू होल्ड द मैटर टुगेदर। ये अलग अलग मैटर को, देखिए ना यहां पर क्या हुआ था, CO2 अब प्लस में H2O, इन दोनों को मिक्स करके, मान लीजिए ये CO2 है और ये H2O है, ये दोनों था, और ये जो है ना, ये यही है सोलर एनर्जी, सनलाइट से आया हुआ एनर्जी, ATP NADP जो भी आ रहा है, ये क्या किया, इन दोनों को साथ साथ कनेक्ट कर दिया, साथ साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये जो कनेक्ट के कारण जो पूरा मॉलिक्यूल बना है ना, यही है कौन? यही है कौन? ग्लूकोज, C6H12O6। तो इसको और इसको होल्ड टुगेदर, इनको साथ साथ रख के बना दिया है क्या? ग्लूकोज बना दिया है। तो ये साथ साथ रखने का काम किसका है? एनर्जी का। वही इनको साथ साथ रखा हुआ है। अब फिर जैसे ही ये ग्लूकोज टूटेगा, CO2 प्लस में H2O, तो ये एनर्जी भी बाहर निकल जाएगा, ये एनर्जी बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर से वो टूट गए, तो अब एनर्जी का क्या काम? एनर्जी का काम तभी तक है ना मेरे भाई, एनर्जी काम तभी तक है जब तक ये लोग आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनको जोड़ने का काम है एनर्जी का। एंड मेक चेंजेस टू इट, इसमें चेंज ला सकता है। एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और एनर्जी के कारण ही एक जगह से दूसरी जगह तक कोई भी बॉडी क्या करता है? मूव कर पाता है। आप सोचो ना कि आप अपने घर से कहीं जाते हो तो एनर्जी लगता है कि नहीं लगता है? कि फ्री में ही चले जाते हो? नहीं सर, हमको कहाँ एनर्जी लगता है, हम तो शक्तिमान हैं, हाँ, ऐसे करते हैं, उड़ते उड़ते चले जाते हैं। नहीं यार, एनर्जी लगता है, बिना एनर्जी का कुछ थोड़ी हो सकता है, हाँ, एनर्जी यूज होता है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दो चीजें होती हैं। एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जिसके कारण कोई बॉडी मूव करता है, काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई बॉडी मोशन में हो तो समझ जाना उसमें काइनेटिक एनर्जी है। और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी ना, जब भी कोई बॉडी रेस्ट में हो तो समझ जाना कि उसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे इस पेन को अभी हम यहां पे रख दिए तो अभी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, अभी हम लेके इसको चला रहे हैं तो अभी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है ना। तो मूविंग ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी होता है, मूविंग ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी होता है, एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है स्टोर्ड एनर्जी। इट इज द लैटेंट और रेडी फॉर यूज। ये हमेशा स्टोर रहता है बॉडी के अंदर, हमेशा रेस्ट में रहेगा, बॉडी के अंदर रहेगा। और जैसे मान लो हम बैठे हुए हैं, हमारे बॉडी में एनर्जी है तो अभी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है, क्योंकि हमारे बॉडी को क्या कर रहा है? वो इंटरनल बैकअप दिए हुए है। मनमीत भैया, जब आप चलिएगा ना तब हम यूज होंगे, तभी तो हम लोग रेडी टू यूज, रेडी फॉर यूज, रेडी है एकदम यूज के लिए। भैया आप चलिए तो सही, देखिए ना हम कितना बढ़िया से यूज होते हैं आपके लिए। तो हमारे बॉडी में एनर्जी होगा तभी ना यूज होगा, और नहीं होगा तो क्या होगा? बेड पर सोए रहेंगे और क्या करेंगे? एक दिन आएगा जिस दिन थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं बचेगी और निकल लेंगे। यही ना होता है भाई लोग, सबके साथ तो यही होता है। एनर्जी जब टोटली खत्म हो जाता है तो क्या होते हैं? निकल लेते हैं यहां से, खत्म हो जाते हैं। सो यही बात है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और सारा एनर्जी को जो है ना हम लोगों का डिपेंड करता है प्लांट्स के ऊपर, क्योंकि प्लांट्स ही सनलाइट से सन एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं। सुनिएगा, प्लांट्स ही सन एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं और सन एनर्जी को ट्रैप करके हम तक पहुंचा रहे हैं। क्या हम लोग एनर्जी ट्रैप कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है। हाँ, नहीं तो जाके कभी सनलाइट के सामने खड़े हो जाए, बोलिए आज तो सारा एनर्जी खींच लेंगे। नहीं हो सकता है यार, नहीं हो सकता है। आप जो सोच रहे हो ना वो विटामिन डी है, सनलाइट से विटामिन डी है, एनर्जी नहीं है, मत सोचो उतना, ठीक है ना। वो विटामिन डी है, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं ना। तो कभी अगर एनर्जी डायरेक्ट मिल रही है तो खाना पीना खाने का कोई जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे खाना होना खा के? ऐसे ही काम चल जाएगा, समझे ना। देन अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी के बारे में, और भी कुछ चीजें हैं जिन्हें हम लोग को समझने की जरूरत है। ओके, केमिकल एनर्जी की बात करते हैं, केमिकल एनर्जी की बात करते हैं। कोई भी फूड लेते हैं, कोई भी फूड लेते हैं, जैसे मान लेते हैं C6H12O6 ग्लूकोज है, तो भैया आपने देखा था ना कि जो सनलाइट से, सन के अंदर से जो एनर्जी निकाला गया था, सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया गया था? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया था। और वही केमिकल एनर्जी ने इसमें डाला गया है।
तो फूड के अंदर कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी है। कोई भी कार्बनिक कंपाउंड्स आते हैं उसके अंदर जो भी एनर्जी होगा वो सबका सब क्या होगा? सब केमिकल एनर्जी है। अभी जो आपको यहाँ पे जलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये लकड़ी जलता हुआ, वुड जलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये वुड जलता हुआ, लकड़ी जलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या है? केमिकल एनर्जी जल रहा है, क्योंकि इस वुड के अंदर, इस लकड़ी के अंदर वो एनर्जी क्या हो गया था? स्टोर हो गया था स्टूडेंट्स। वही केमिकल एनर्जी यहाँ पे जलते हुए आपको दिखाई दे रहा है। सो वी नीड एनर्जी टू लिव। हमें अगर जिंदा रहना है तब भी एनर्जी की जरूरत है। हमें अगर जिंदा रहना है तो भी एनर्जी की जरूरत है। एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड प्लांट्स ऑन सन। यही तो चेन है कि जितने भी एनिमल हैं इस दुनिया के वो सब प्लांट पे डिपेंडेंट है, और प्लांट्स जो है वो किस पे डिपेंड है? सन पे डिपेंड है। और सन जो है इंटायर सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आप कहिएगा सर सन किस पे डिपेंड है? तब वो सन डिपेंड है किस पे? हाइड्रोजन पे डिपेंड है ना जी, हाइड्रोजन पे डिपेंड है। क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है? सन के अंदर क्यों एनर्जी रिलीज हो रहा है? आपको बताया ना, पता ही होगा पहले से कि सर जी सन के अंदर जो है ना हमेशा न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। ऐसी न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स आपस में मिलकर हीलियम बना रहे हैं, और हीलियम बनने के साथ ही एनर्जी रिलीज हो रहा है। यही सब है। बहुत अच्छी बात है, इतनी जानकारी है तो डोंट वरी। ओके, सो सन इज द इंटायर सोर्स ऑफ एनर्जी। बोले ही ना पहले कि सन जो है ना, सन, ये जो सन दिख रहा है ये प्लांट्स पे आता है, और प्लांट्स जो है ये एनिमल्स को जिंदा रखते हैं। इंटायर सोर्स ऑफ एनर्जी, पूरी दुनिया के सोर्स ऑफ एनर्जी का, चाहे वो हाइड्रो एनर्जी हो, चाहे वो केमिकल एनर्जी हो, चाहे वो जियोथर्मल एनर्जी हो, हर जगह पे कोई भी एनर्जी होगा ना मेरे भाई, कोई भी एनर्जी होगा, उसका इंटायर सोर्स कौन है? सन है। सन इज द इंटायर सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, चलिए बात कर लिया जाए एनर्जी के यूनिट्स के बारे में। एनर्जी के यूनिट्स के बारे में, क्या कि एनर्जी के क्या यूनिट्स होते हैं। तो आप लोग कैलोरी भी सुने होंगे, कैलोरी ना, लिख देते हैं हम यहाँ पे कैलोरी। और आप लोगों ने नाम जूल का भी सुना होगा, जूल का भी नाम सुना होगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ा समझिएगा। कैलोरी जो है ना, कैलोरी और ये जो जूल है, तो जूल एवरीवेयर यूज होता है, एवरीवेयर यूज होता है, हर जगह पे। एनर्जी का यूनिट जो है, वर्क का यूनिट हो, चाहे एनर्जी का यूनिट हो, चाहे हीट का यूनिट हो, हर जगह पे एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल ही होता है। लेकिन कैलोरी, कैलोरी जो होता है ना, ये ऑर्गेनिजम्स के लिए लिया जाता है। जूल तो आप लोग मशीन के लिए भी ले सकते हो, लेकिन कैलोरी स्पेशली लिविंग्स के लिए लिया जाता है। कैलोरी स्पेशली लिविंग्स के लिए लिया जाता है। ओके, सो बेसिक एनर्जी या हीट यूनिट क्या होता है, क्या कहते हैं? द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ वाटर 1 डिग्री सेल्सियस। हर समझे, ये एक उतना एनर्जी होता है 1 कैलोरी। कितना एनर्जी है? तो वाटर का 1 ग्राम वाटर का, 1 ग्राम वाटर का अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो, इंक्रीज करना हो, 1 ग्राम, 1 ग्राम वाटर का अगर जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस, मान के चलो 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 100 नहीं 10 डिग्री सेल्सियस दिया है। अगर आपको 11 डिग्री सेल्सियस करना है, 11 डिग्री सेल्सियस, 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम वाटर, याद आ रहा है? 1 ग्राम वाटर कितना होता है भाई? 1000 ग्राम का 1 kg होता है। हम 1 ग्राम वाटर की बात कर रहे हैं, तो 1 ग्राम वाटर का 10 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस बॉयल करेंगे। देख रहे हैं बॉयल हो रहा है, बॉयल करेंगे, और बॉयल करने के साथ ही 10 से 11 करने में जितना एनर्जी का खर्च होगा उसी एनर्जी को क्या बोलेंगे? 1 कैलोरी बोलेंगे, 1 कैलोरी बोलेंगे। 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है, याद रखिएगा। 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है। ये पूछा जाता है, ये एमसीक्यू बन सकता है, इस पे एमसीक्यू बन सकता है। तो एनर्जी का यूनिट समझ में आ गया? नहीं सर, तो भैया फिर से समझ लो। एनर्जी के 2 यूनिट्स, एक होता है कैलोरी और एक होता है जूल, है ना? एक होता है कैलोरी और एक क्या होता है? जूल होता है। बात बस इतना याद रखिए कि 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी क्या किया जाए, एनर्जी यूज किया जाए, उसी को हम लोग 1 कैलोरी लेके चलते हैं। क्या? 1 कैलोरी लेके चलते हैं स्टूडेंट्स। अब आ गया द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या ये थर्मोडायनेमिक्स? है क्या ये थर्मोडायनेमिक्स? ध्यान दीजिएगा। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि ये फिजिक्स का एक ब्रांच है, फिजिक्स का एक ब्रांच है, और एवरीथिंग अबाउट थर्मो
मतलब हीट होता है, हीट, नथिंग बट ओनली हीट। थर्मो का मतलब होता है हीट, और डायनेमिक मतलब होता है मोशन। डायनेमिक मतलब मोशन में होता है, डायनेमिक्स भी होता है, फिजिक्स में आप लोगों को मिला होगा पढ़ने के लिए। थर्मोडायनेमिक्स मतलब हम लोग यहां पर स्पेशली तो हीट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहां पर जो आपको हीट निकलता हुआ बार बार पता चल रहा है, मतलब हीट के लिए हम लोग स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। इसीलिए अगर कोई पूछे व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, तो हम ये कहते हैं दिस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन हीट एंड द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये फॉर्म ऑफ एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी भी आ सकता है जो मोशन क्रिएट करता है। दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी का हीट के साथ में एक रिलेशन है, रिलेशन। और वही अगर फिजिक्स की बात की जाए तो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द हीट, वर्क एंड द टेम्परेचर एंड देयर रिलेशंस टू एनर्जी, रेडिएशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। हर चीज आता है थर्मोडायनेमिक्स में। लेकिन अब आप कहोगे सर आप तो कंफ्यूज कर दिए आप कहोगे सर जी आप तो कंफ्यूज कर दिए। बोले कैसे? तो आप कहोगे अभी आपने कहा हीट है, अभी आपने वर्क डाल दिया, अभी आपने टेम्परेचर डाल दिया, और रिलेशन कर दिया एनर्जी के साथ में, रिलेशन कर दिए रेडिएशन के साथ में, और रिलेशन कर दिया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर के साथ में। ही क्या है? तो बाबू आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना सोच लो ना कि हीट और दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी के बीच का जो रिलेशन होता है ना, वही है थर्मोडायनेमिक्स। यही है थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स में दो चीजें आती हैं, अब दोनों चीजों को समझ लोगे तो थर्मोडायनेमिक्स पूरा समझ में आ जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स कोई पूछे क्या है तो आप क्या बोलोगे? आपको बस इतना बोलना है कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन हीट एंड द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट और दूसरे किसी एनर्जी के फॉर्म के बीच में जो रिलेशन होता है ना, उसी को थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग को दो चीजों के बारे में पढ़ना होता है। एक होता है इंट्रोपी और एक होता है इंथैल्पी होता है। ओके, क्या है इंट्रोपी और क्या है इंथैल्पी, थोड़ा समझ लेना। ये दोनों आप लोगों को नया मिल रहा है, ये दोनों के दोनों न्यू टर्म्स है। पहले आप लोगों को कभी नहीं मिला है, छोटे क्लासेज में, पहले जूनियर क्लासेज में नहीं मिला है। एक बार इधर लिख देते हैं, एक होता है इंट्रोपी और एक होता है इंथैल्पी। पढ़ाते हैं, पहले आप लोग इसको समझ लो। इंट्रोपी एंड इंथैल्पी, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, जब इसमें से एनर्जी रिलीज होगा ना, एनर्जी बाहर निकलेगा। जब एनर्जी रिलीज होगा, मान के चलो कि जैसे ये पेन है, अगर इस पेन को हम जलाना स्टार्ट कर दे, फायर कर दे, जलाने लगे, बर्न करें, तो याद रखिएगा इसका इंट्रोपी बढ़ जाएगा। मतलब इससे एनर्जी अगर निकलने लगा ना तो इसकी इंट्रोपी बढ़ जाएगी, लेकिन मान लो यहां पे रिलीज कर रहे हैं हम लोग, एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। लेकिन अगर यही कोई बॉडी है, अगर हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी देने के बहुत सारे रूप हैं, आप लोगों को पता है। हम किसी बॉडी को हीट करते हैं, वहां पर भी एनर्जी बढ़ सकता है। हम किसी बॉडी को ले ले, ये पेन है, इसको लेके और हम इस टेबल के ऊपर खड़े हो जाए तो ये पेन का हाइट बढ़ जाएगा। हाइट बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ती है, आपको पता है, यहां पर भी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो याद रखना, जब किसी बॉडी से एनर्जी निकलेगा ना, बाहर निकलेगा, तो उसकी इंट्रोपी बढ़ जाती है, इंट्रोपी इंक्रीज करती है। और जब किसी बॉडी में एनर्जी दिया जाता है ना, तब उसकी इंथैल्पी इंक्रीज करती है। पेन से एनर्जी लेंगे, मतलब इससे एनर्जी रिलीज होगा तो इंट्रोपी बढ़ेगा, और अगर इसको एनर्जी दिया जाएगा तो इसका एंथैल्पी बढ़ेगा। बस इतना याद रखना। इंथैल्पी स्टोर्ड एनर्जी होता है, स्टोर्ड एनर्जी होता है। किसी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर है उसी को इंथैल्पी बोला जाता है। क्या? उसी को इंथैल्पी बोलते हैं। तो समझ लेंगे क्या है इंथैल्पी। एनर्जी ड्यू टू बॉन्ड्स इन द मेटल एंड नॉन मेटल्स। अब जान लो, दो मेटल और नॉन मेटल है, मेटल और नॉन मेटल है। जैसे कि हम बात करते हैं NaCl के बारे में, Na और Cl, तो सोडियम और क्लोरीन, ये मेटल हो गया और ये नॉन मेटल हो गया। इनके बॉन्ड में जो एनर्जी स्टोर्ड है, आराम से स्टोर है। अगर वो टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगा,
तो जो एनर्जी स्टोर्ड है वहां पर जो एनर्जी है वो कौन है? इंथैल्पी है। वो कौन है? इंथैल्पी है। इंथैल्पी इज डिनोटेड बाय एच। इंथैल्पी इज डिनोटेड बाय एच। एच मतलब हीट होता है एंड रेफर्स टू द मेजर ऑफ टोटल हीट कंटेंट इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडर द कांस्टेंट प्रेशर। मतलब किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर हीट कंटेंट, मतलब इंथैल्पी का मतलब इतना ही होता है, हीट कंटेंट। किसी भी बॉडी के अंदर जो हीट होता है। अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो छोड़ो सारी बातों को छोड़ो, आप एक बात बताओ, ये पेन है, ये प्लास्टिक का है, फाइबर का है, हम इसको जलाते हैं। अगर हम इसको जलाने से, अगर इसको बर्न करने से इसके अंदर से हीट निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? यस सर, जरूर निकलेगा। अगर इसके अंदर से बर्न करने पे हीट निकला, मान के चलते हैं 100 जूल, 100 जूल हीट निकला और उसके बाद ये पूरा खत्म हो गया, तो 100 जूल इसका क्या होगा? इंथैल्पी होगा। ये इसका इंथैल्पी था, इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी था 100 जूल, यही इसकी इंथैल्पी बोली जाती है स्टूडेंट्स। और एक होता है इंट्रोपी, मतलब कंटिन्यूअस रिलीज ऑफ एनर्जी इन हीट। हीट के फॉर्म में जो लगातार एनर्जी रिलीज हो रहा हो, एनर्जी निकल रहा हो। जैसे ये आइस था, ये आइस था, इसके एटम्स के बीच में एनर्जी था, है ना। जब हमने इसको हीट दिया या फिर जो भी हुआ ना, जो भी हुआ, ये क्या होगा? अब डिसऑर्डर आ गया, डिसऑर्डर ना, अभी डिसऑर्डर आ गया। और डिसऑर्डर का मतलब आपके मन में आ रहा होगा, अरे सर आप तो उल्टा बता रहे हैं। आपके मन में अभी यही आ रहा है कि अरे सर आप तो उल्टा बता रहे हैं, इसको एनर्जी देंगे तो ये बन जाएगा। अब भैया जी वो बात छोड़िए, अभी हम जो बता रहे हैं वो समझिए। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो था ना, ये ऑर्डर में था, ऑर्डर में। और जब भी चीजें ऑर्डर में होती है ना, तो उनपे इंथैल्पी होता है, इंथैल्पी। और जब ये है डिसऑर्डर में, डिसऑर्डर में है, ये पैक्ड था, ये ऑर्डर में नहीं है, डिसऑर्डर में है, तो इसमें क्या है? इसमें इंट्रोपी है। भले ही कुछ भी दिया गया, आप बस इतना समझो ना, ये इतना आप समझो बस कि जितना ही ज्यादा डिसऑर्डर आएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? इंट्रोपी बढ़ता है। जितना ही डिसऑर्डर आएगा उतना ही इंट्रोपी बढ़ेगा, जितना ही डिसऑर्डर आएगा। अगर ये अभी वेपर के फॉर्म में चला जाए, वेपर के फॉर्म में चला जाए, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या होगा? इसमें सबसे ज्यादा उस टाइम में इंट्रोपी माना जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा उस फॉर्म में क्या माना जाएगा? इंट्रोपी माना जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, सो आप लोग यहां पे देखिए कि ये आइस है, आइस, और इसी से ये क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। तो इंथैल्पी क्या है? इज द टोटल हीट कंटेंट, बस कुछ नहीं है, ये किसी भी बॉडी के अंदर का टोटल हीट कंटेंट है। किसी भी बॉडी के अंदर जो हीट होता है ना, उसी को इंथैल्पी बोलते हैं, बस इतना जान लो। किसी भी बॉडी के अंदर जो हीट होता है, जो एनर्जी होता है ना, उसी को इंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है ना, बस इतना ही याद रखना। तो चलो अब देखते हैं यहां पर, इसमें इंट्रोपी क्या है? लो इंट्रोपी है। और इसमें इंट्रोपी क्या है? ज्यादा है। हम बोले डिसऑर्डर देखना, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, जिसमें डिसऑर्डर ज्यादा होगा, इधर उधर भटकने वाले, इधर उधर भटकने वाले। अब पानी में, वाटर में और वेपर में देखा जाए तो कौन ज्यादा भटकता है? कौन ज्यादा इधर उधर मोशन करता है? वाटर या वेपर? अरे सर वेपर करता है, कौन नहीं जानता है? हाँ भाई, तो वेपर करता है तो उसकी इंट्रोपी ज्यादा है, कि डिसऑर्डर जितना ही ज्यादा होगा। देखिए ना, डिसऑर्डर इसमें है और ये है, तो इसमें इंट्रोपी ज्यादा होगा। यहां पर हाई इंट्रोपी इसमें होगा और लो इंट्रोपी इसमें होगा। लो इंट्रोपी और हाई इंट्रोपी यही होता है, क्योंकि डिसऑर्डर है ये डिसऑर्डर के फॉर्म में है। और जब हम इस पे वर्क करेंगे, इसको अच्छे से क्या करेंगे? सजा देंगे। एक ब्रिक को यहां, 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 ऐसे सजाएंगे, तो इस पे हम वर्क करेंगे। और जब हम इस पे वर्क करेंगे तो ये ऑर्डर में आ जाएगा, तो इसकी इंथैल्पी बढ़ जाएगी। तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, इंट्रोपी बढ़ेगा, इंथैल्पी घटेगा, इंथैल्पी बढ़ेगा, इंट्रोपी घटेगा। बस इतना याद रखना। ओके, तो चलो पढ़ा जाए इंथैल्पी को। व्हाट इज इंथैल्पी? टोटल एनर्जी इन अ मैटर। किसी भी मैटर के अंदर, सुनिए, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, इसको समझिए बढ़िया से। क्या होता है इंथैल्पी? टोटल एनर्जी इन अ मैटर। कोई भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर नहीं है, ये पेन है, स्टाइलस है। इस स्टाइलस के अंदर जो भी एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो भी इसके अंदर है, उसी को हम लोग इंथैल्पी बोलते हैं।
ओके, इंथैल्पी इज डिनोटेड बाय H मतलब हीट एंड रेफर्स टू द मेजर ऑफ द टोटल हीट कंटेंट इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडर अ कांस्टेंट प्रेशर। किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर एक कांस्टेंट प्रेशर पे, क्योंकि प्रेशर चेंज होता है ना तो हीट इधर उधर हो जाता है, तो एक कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी उसके अंदर एनर्जी का कंटेंट, हीट का कंटेंट होगा, हीट कंटेंट मतलब स्टोर्ड हीट, स्टोर्ड हीट, कंटेंट मतलब रखना, कंटेंट मतलब रखना, वो जितना भी हीट रखा हुआ होगा ना उसी को इंथैल्पी बोलेंगे। सुनो, कोई पूछे व्हाट इज इंथैल्पी, कह देना किसी भी चीज के अंदर जो एनर्जी होता है ना, जो हीट एनर्जी या फिर जो भी एनर्जी स्टोर होता है ना, उसी को इंथैल्पी बोलते हैं। हो गया, उसी को इंथैल्पी बोलते हैं। हो गया भाई, और क्या। ओके, चलिए, व्हेन एनर्जी इज गिवन इनटू द बॉडी, जब किसी बॉडी को एनर्जी दी जाती है, इंथैल्पी इंक्रीजेज, तो इंथैल्पी बढ़ जाता है। एंड व्हेन एनर्जी कम्स आउट ऑफ द बॉडी, इंथैल्पी डिक्रीजेज। और जब उसी बॉडी से एनर्जी को लिया जाता है, जब उसी बॉडी से स्टूडेंट्स एनर्जी को लिया जाता है, एनर्जी कम्स आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी से एनर्जी निकलता है, तो उस समय इंथैल्पी क्या होता है, डाउन हो जाता है, उस समय इंथैल्पी गिर जाता है। अब बात करते हैं इंट्रोपी के बारे में, क्या है। तो इंट्रोपी क्या हो गया, टोटल एनर्जी रिलीज्ड, मतलब जो एनर्जी रिलीज हुआ था ना वही है इंट्रोपी, वही है। इट इज डिनोटेड बाय एस एंड टू मेजर द लेवल और डिसऑर्डर इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो भी डिसऑर्डर आता है ना, कोई भी डिसऑर्डर आता है तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोपी बोलते हैं, उसी चीज को इंट्रोपी बोलते हैं, याद रखिएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे अरे सर ये एस क्या है, ये एस क्या है। तो पता है आप लोगों को कि एक सडी कैरट नामक साइंटिस्ट थे ना, विलियम सदी कैरट ना, तो सदी के नाम से एस पड़ गया। ये विलियम सदी जो थे ना 1824 में, इन्होंने बहुत सारे मैगजीन्स डाले हुए थे इंट्रोपी, इंथैल्पी, इन सभी चीजों के, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ऐसा में इन्होंने बहुत सारी चीजों को बताया हुआ था, उन्हीं के नाम पे, सदी के नाम पे, सदी कर्नॉट के बारे में, कर्नॉट होता है, सदी कर्नॉट के बारे में इन्होंने क्या किया, सदी के नाम पर ही एस पड़ गया नाम इनका, इंट्रोपी को एस से डिनोट कर देते हैं, है ना। इसके लिए कुछ बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, उतना नहीं पूछा जाता है यार। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। So the degree of disorder in a heat content in a system, ना, the degree of disorder in the heat content in the system, किसी भी बॉडी के अंदर जो डिग्री ऑफ डिसऑर्डर है ना, जैसे आप खुद सोचो ना, हम बोलते हैं यहां पे आइस है, यहां पे वाटर है और यहां पर वेपर है, किसमें ज्यादा डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर का मतलब हो गया इधर उधर भागने वाले, कौन ज्यादा भागता है, तो सर वेपर भागता है, उससे कम वाटर भागता है, सबसे कम आइस। तो आइस में इंट्रोपी पी 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 ना जी, इंट्रोपी ऑफ आइस, इंट्रोपी ऑफ वाटर, इंट्रोपी ऑफ वेपर। देखिए सबसे कम इंट्रोपी किसका है, आइस का, उससे ज्यादा इंट्रोपी किसका है, वाटर का, और सबसे ज्यादा इंट्रोपी किसका हो गया, वेपर का हो गया। कि डिसऑर्डर सबसे ज्यादा किस में है बाबू लोग, उस तो वेपर में है, सबसे ज्यादा डिसऑर्डर वेपर में है। ओके, तो याद रखिएगा कि डिसऑर्डर जो होता है ना, कोटेशन के बारे में बात करते हैं हम, सारा का सारा मामला डिसऑर्डर पे है ना। तो बस इतना याद रखेंगे कि अगर आपको दिया हुआ है इंट्रोपी एंड इंथैल्पी, ओके, इंट्रोपी एंड इंथैल्पी, तो बस इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो भैया इंट्रोपी को एस से डिनोट करते हैं, इंथैल्पी को एच से डिनोट करते हैं। इंट्रोपी ये डिसऑर्डर को शो करता है, डिसऑर्डर को शो करता है, डिसऑर्डर को शो करता है, ये ऑर्डर को शो करता है, ये ऑर्डर को शो करता है। ज्यादा ऑर्डर्ड होगा तो इंथैल्पी होगा, कम ऑर्डर्ड होगा मतलब डिसऑर्डर होगा तो इंट्रोपी होगा। ये हीट कंटेंट को शो करता है, हीट कंटेंट को शो करता है, हीट कंटेंट को, और ये हीट रिलीज को शो करता है, हीट रिलीज को शो करता है। मतलब किसी भी बॉडी के अंदर से जो हीट रिलीज होता है ना, जो हीट निकलता है ना, उसी हीट रिलीज हीट को क्या बोलते हैं, इंट्रोपी बोलते हैं। और अगर उसी बॉडी के अंदर जो हीट कंटेंट होगा, जो एनर्जी कंटेंट होगा ना, उसी को क्या बोलेंगे, इंथैल्पी बोलेंगे, इसी को इंथैल्पी बोलते हैं। समझ गए, एंट्रोपी एंड इंथैल्पी, रिलीज हो रहा है, अरे सर इंट्रोपी है, दिया जा रहा है,
अरे सर ये तो इंथैल्पी है समझे? एंट्रोपी इंथैल्पी, एंट्रोपी इंथैल्पी दोनों के दोनों बाय रिलेटेड है, कोरिलेटेड है ये दोनों के दोनों, समझ गए ना? चलिए, तो फिजिक्स जब आप लोग पढ़ेंगे, केमिस्ट्री जब आप लोग पढ़ेंगे, वहां पे जब गुरुजी आपको थर्मोडायनेमिक्स समझाएंगे ना, तो वहां पे बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे इनके बारे में। हम बस उतना ही आपको बताना चाहते हैं जितना कि हम लोगों को जरूरत है ना। हम लोग बायो पढ़ रहे हैं तो बायो के अनुसार ही ना पढ़ेंगे, हम आपको फिजिक्स के उस लेवल पे, केमिस्ट्री के उस लेवल पे थोड़ी हम बताएंगे। हाँ, आप लोग बायो पढ़ रहे हैं तो बायो के लेवल पे ही हम लोग समझेंगे कि एंट्रोपी और एंथैल्पी क्या है। हीट निकला, क्या है? हीट निकला, एंट्रोपी। हीट दिया गया, एंथैल्पी। हीट निकला, एंट्रोपी। हीट दिया गया, एंथैल्पी। समझ गए? तो यही चीजें हैं, एंट्रोपी एंड एंथैल्पी, ये दोनों के दोनों कोरिलेटेड होता है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए अब बात की जाती है कि थर्मोडायनेमिक्स जो हम लोग पढ़े हैं, आखिर क्यों पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स को? तो बाबू हम लोग का एनर्जी का बहुत ही ज्यादा वर्क पड़ने वाला है आगे चल के, हम लोगों को एनर्जी का बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है, और ये पूरा हीट के फॉर्म में यूज होगा, हीट के फॉर्म में। कि हम आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे कि कैसे ये दुनिया आई, कैसे अर्थ बना तो लाइफ कैसे आया, लाखों ईयर्स तक अर्थ पे बारिश हुआ, फिर भी आज तक अर्थ का कोर मटेरियल ठंडा नहीं हो पाया, अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में ये तो कल भी बोले थे, लेकिन आगे बहुत सारी चीजें बताएंगे हम, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है ना? वहां पर कंफ्यूजन नहीं होने पाए, इसलिए इन सभी चीजों को हम समझा रहे हैं आपको। ओके, मालूम है ये जो यूनिवर्स है ना बाबू, यूनिवर्स ये हमेशा बढ़ रहा है, ऑलवेज इंक्रीजिंग, और ये भी थर्मोडायनेमिक्स ही बोलता है, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ही कहता है कि यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। याद रखिएगा इस बात को, यूनिवर्स हमेशा एक्सपेंड कर रहा है, ऑलवेज। यूनिवर्स हमेशा एक्सपेंड करते जा रहा है, मन भर एक्सपेंड कर रहा है ये, तो यूनिवर्स इज ऑलवेज एक्सपेंडिंग। ये हमेशा यूनिवर्स क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, कि ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या कर रहा है? अपने स्पेस को कवर कर रहा है, जगह को कवर कर रहा है। ऐसे में ये सब थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट्स हैं, मिलेंगे आगे स्टूडेंट्स, घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए एक कोटेशन पढ़ते हैं हम लोग। एक कोटेशन है, बड़ा ही सुंदर कोटेशन है ये स्टीफन लुपास्को के द्वारा दिया गया कोटेशन है। स्टीफन लुपास्को ये क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ डेथ। इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ डेथ। इक्विलिब्रियम क्या होता है पता है? बैलेंस। मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि मान के चलो यहां पर एक बॉडी है और यहां पर एक बॉडी है। सुनना ध्यान से बाबू लोग, ये दोनों बॉडी है, ये 20 डिग्री सेल्सियस पे है और ये 60 डिग्री सेल्सियस पे है। हमने इन दोनों बॉडी को एक दूसरे कांटेक्ट में ला दिया, अब इधर से हीट इधर जाएगा ना, बड़ा वाला हीट जिसमें ज्यादा हीट है वो कम हीट वाले को ट्रांसफर करेगा हीट। तो ये संसार का नियम है कि एनर्जी या एवरी बॉडी वांट्स टू डिक्रीज इट्स एनर्जी। दुनिया का हर बॉडी चाहता है अपनी एनर्जी को क्या कर ले बाबू? कम कर ले। तो ये क्या करेगा? ये 60 डिग्री जो सेल्सियस वाला है, इधर से हीट इधर की तरफ पास करेगा, ये हीट इधर की तरफ पास करेगा, और एक टेम्परेचर होगा मान के चलो 35 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों का दोनों टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच के रुक गया, 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच के रुक गया। तो ये दोनों जब जिस स्टेट में है इसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, याद रखना। दोनों तरफ बराबर, इसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बैलेंस। अच्छा आप केमिस्ट्री पढ़े हो तो रिएक्शन मिलता होगा तो बैलेंसिंग मिलता होगा, बैलेंसिंग, कि भैया इधर कार्बन है, इधर ऑक्सीजन है, अब मिला के CO2 बन गया, इसका मास 44 यूनिट, इसका भी मास 44 यूनिट, तो ये बराबर है। इसको भी इक्विलिब्रियम बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। यहां पे मास इक्विलिब्रियम है, यहां पे हीट इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ना समान, चारों तरफ एक बराबर, चारों तरफ एक बराबर। तो कहा जा रहा है ना, अगर बाबू हम इसको लिविंग से कनेक्ट करेंगे, अगर हम इसको लिविंग से कनेक्ट करें तो कह रहा है इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ डेथ। इक्विलिब्रियम का मतलब यह हुआ कि वो डेथ हो चुका है। यार जो आदमी मर जाता है ना, मरा हुआ आदमी कोई लेटा हुआ है ना, उसी को इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है।
वो इक्विलिब्रियम में चला गया, स्टेट ऑफ रेस्ट है, स्टेट ऑफ डेथ, उसको कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या जा रहा है, उसे कोई किसी चीज के कोई मतलब नहीं है। इसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ डेथ, इक्विलिब्रियम। हम लोग हैं तो हमेशा ये चाहते हैं, सुनिएगा, हम लोग हैं तो हमेशा ये चाहते हैं कि आज कुछ ऐसा हो जाए तो क्या हो, कभी कुछ ऐसा हो जाए तो क्या हो। आप लोग होता है ना कि कभी कभी सोचते हो कितना अच्छा होता ना कि किसी चीज का हमें टेंशन नहीं होता, सोचते हैं ना, हम भी सोचते हैं ना कि कितना अच्छा होता कि किसी चीज का हमें टेंशन नहीं होता, किसी चीज का हमें टेंशन नहीं होता। अरे यार, जिस दिन ऐसा हो गया कि आपको किसी बात की टेंशन नहीं है, समझ लेना दैट इज द स्टेट ऑफ डेथ। उसके बाद में प्रोग्रेस रुक जाएगा, खत्म प्रोग्रेस। जब तक दिमाग में टेंशन है ना, जब तक दिमाग में टेंशन है ना कि यार अंबानी के पास कैसे इतने पैसे हैं, हम क्या है रोड पे घूम रहे हैं, तब तक ये बात मनोबल मिलते रहेगा, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। एक स्टेट आता है जिस स्टेट में जाके एकदम बराबर हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं सब चीजें, वही तो स्टेट ऑफ डेथ हो गया। इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ डेथ। ओके, चाओस, ओनली चाओस, चाओस मींस कंफ्यूजन होता है, चाओस मींस कंफ्यूजन होता है, प्रोड्यूसेज लाइफ। जब तक आप कंफ्यूज रहोगे ना, जब तक आपके मन में कोई ना कोई कंफ्यूजन रहेगा, अरे यार ये फोन कैसे काम कर रहा है, इसके बारे में सोचोगे, अरे सर आप जो पढ़ा रहे हैं ये कैसे वर्क हो रहा है, तो इसके बारे में जानोगे, लैपटॉप कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में जानोगे, अरे यार कोरोना कैसे काम कर रहा है तो इसके बारे में जानोगे। जब तक जानने की प्रवृत्ति रहेगी, जब तक जानने की प्रवृत्ति रहेगी, मन में ये होते रहेगा, चलो यार आज ये पढ़ा जाए, चलो यार आज ये पढ़ा जाए, जब तक ये बातें आपके मन में आते रहेंगी ना स्टूडेंट्स, तब तक समझना कि लाइफ चलते रहेगी, चलते रहेगी, चलते रहेगी। इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ डेथ, ओनली चाओस प्रोड्यूसेज लाइफ ना, सिर्फ चाओस ही जो है ना लाइफ को प्रोड्यूस करता है। इसको काओस भी बोलते हैं, कैओस, कैओस भी पढ़ते हैं, कैओस ना, हम चाओस पढ़ते हैं ना, और मजा आता है। द ग्रीक, एंशिएंट ग्रीक्स हैव बीन ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन मतलब खात्मा हो जाना, एक्सटिंक्ट कर जाना, जैसे डायनासोर आज एक्सटिंक्ट कर गए, डायनासोर आज एक्सटिंक्ट कर गए। तो एंशिएंट ग्रीक्स हैव बीन ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन बाय टू मच सर्च ऑफ आर्किटेक्चरल हार्मोनी। हार्मोनी मीन्स बैलेंस। जो ग्रीक्स हैं, पुराने ग्रीक्स लोग थे ना, वो लगभग खत्म हो गए इस दुनिया से, ओनली इस चीज में हार्मनी ढूंढते थे। हार्मनी, हार्मनी का मतलब होता है बराबरी। यार कितना अच्छा होता ना कि हम आराम से सोए रहते, सोए रहते, सोए रहते, तो सोए रहते, सोए रहते, सोए रहते, कौन करता है, डेथ, मरने के बाद होगा, सोए रहना। कभी ये मत सोचना बाबू लोग, हम आपको बता रहे, कभी ये मत सोचना ना कि यार कितना अच्छा होता कि मेरे दिमाग में कोई टेंशन नहीं होता। मजा आता है, मजा आता है। जिस दिन हमारा क्लास नहीं होता है, जिस दिन हमारा क्लास नहीं होता, वैसे क्लास हमारा उसी दिन नहीं होता जिस दिन हम बहुत बड़े किसी काम में फंस जाते हैं। तो जिस दिन हमारा क्लास नहीं होता है ना स्टूडेंट्स, उस दिन हम टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज बोल नहीं कि कंफ्यूजन चाओस वाला है, कंफ्यूज वो वाला बाबू कि क्या करें यार, कोई काम ही नहीं है, क्या करें यार, कोई काम ही नहीं है हमारे पास में। और इस तरह से लगता है कि अब तो कुछ काम ही नहीं है, बस खत्म, लाइफ खत्म हो गया आजकल सब। इसीलिए पढ़ाई करने बैठ जाते हैं, कुछ करने बैठ जाएंगे। आप लोगों को भी यही करना चाहिए, पढ़ाई करते रहो। कभी ये मत सोचो कि बैठते हैं, जब तक उम्र है पढ़ लेंगे, बाद में तो जिंदगी भर रेस्ट करना ही है, एक बार मेडिकल निकल गया तो पूरी जिंदगी तो रेस्ट ही ना करना है। उसके बाद में क्या है, बस ऐसो आराम की जिंदगी, जाएंगे 2-4 को ऑपरेशन करेंगे, चीड़फाड़ करेंगे, हो गया। यही जो स्टेटमेंट है, इसको स्टीफन लुपास्को ने दिया था बाबू, स्टीफन लुपास्को, उन्होंने ही दिया था। और इन्होंने एक और बात कही, एक और बात आता है इसमें कि द साइंटिस्ट आर नेवर सेटिस्फाइड। साइंटिस्ट के पास में बाबू कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। अगर साइंटिस्ट सेटिस्फाई हो गए रहते तो आज ना तो हेलीकॉप्टर आया रहता, ना तो एरोप्लेन आया रहता। उनको संतुष्टि नहीं है, उनको संतुष्टि नहीं है। आज साइंटिस्ट अगर हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, तो किसी नए चीज की डिस्कवरी नहीं होगी, किसी भी नए चीज की डिस्कवरी नहीं होगी। कभी समय था कि यहां पे लगा के थर्मोमीटर से जांच किया जाता था, आज समय है कि दूर से ही टेम्परेचर मेजरमेंट हो जा रहा है, हो जा रहा है ना। कैसे हो रहा है, ये साइंटिस्ट लोगों का
अनसेटिस्फैक्शन है। वो सेटिस्फाइड नहीं थे, उनको लगा कि नहीं यार टच करके ही गर्मी जांच करेंगे, ये कौन सी बात, इतना देर रखेंगे तभी गर्मी जांच करेंगे, ये कौन सी बात हुई। एक ऐसा इक्विपमेंट बनाया जाए दूर से ही टेम्परेचर मेजरमेंट कर लेगा। हाँ, तो अगर वो लोग जिस दिन सेटिस्फाई हो गए ना, उस दिन से बोलेंगे चलो यार आज के बाद में हम सेटिस्फाइड हैं, जितना कर दिए उतना हो गया, आज के बाद में किसी काम को करने की कोई जरूरत नहीं है। और जिस दिन स्टूडेंट्स ये बात आ गया मन में, जिस दिन स्टूडेंट्स ये बात आ गया मन में कि आज से अब कुछ नहीं करना है, उसके बाद में नो डिस्कवरी, कोई डिस्कवरी नहीं होगा। आज अगर वास्को डिगामा ने ये सोचा होता, आज अगर वास्को डिगामा ने ये सोचा होता कि चलो यार मुझे क्या करना है, कहां पे है इंडिया, तो 1498 में इंडिया की डिस्कवरी हो पाती? नहीं हो पाती। बात करते कोलंबस की। कोलंबस 1492 में अमेरिका का डिस्कवरी कौन किया? कोलंबस किया। आपको पता है कोलंबस अमेरिका को डिस्कवर करने नहीं निकला था, कोलंबस निकला था हमारी इंडिया को डिस्कवर करने के लिए। कोलंबस ने सुना था एक ऐसी भी चिड़िया है जो सोने की है, एक ऐसा भी जगह है जो सोने का है, एक ऐसा भी जगह है जहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा विद्या है, सबसे ज्यादा नॉलेज है, सबसे बड़ी बड़ी चीजें हैं वहां पे। इसके बारे में वो खोजने निकला था। यहां का जो अपने इंडिया का जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, मगध यूनिवर्सिटी है, ये पूरी दुनिया में फेमस यूनिवर्सिटीज हैं। यहां पे 2-2 साल पहले से नंबर लगते थे कि इस बार तो मुझे एडमिशन उसी में लेना है, इस बार मुझे एडमिशन नालंदा में किसी तरह से लेना है। ये एक विश्व गुरु था। हाँ, आज जैसे कैम्ब्रिज का नाम सुनते हैं, ऑक्सफोर्ड का नाम सुनते हैं, हार्वर्ड का नाम सुनते हैं, वैसे ही कभी नालंदा का नाम हुआ करता था। हाँ, तो यही तो चीजें हैं यार, हर जगह पे कुछ ना कुछ डिस्कवरीज होते ही चली गई और आज हम लोग इस जगह तक पहुंच पाए। मीन्स दिस अनसेटिस्फैक्शन हैज गॉट द साइंस टू दिस स्किल। आज ये अनसेटिस्फैक्शन ही है जो साइंस को इस स्किल तक ला पाया है। आज साइंस यहां तक पहुंच पाया है स्टूडेंट्स। नहीं तो क्या होता फिर, सारे साइंटिस्ट हाथ में हाथ रख के बैठ जाए, चलो यार जितना डिस्कवर हो गया, लोग जिंदा है ना, सब लोग काम कर रहा है ना, चलो यार हो गया, आज के बाद कोई डिस्कवरी नहीं होगी। हाँ, ना तो पता ये चलता कि मून कहाँ है, ना तो पता ये चलता कि सन क्या है। क्या जरूरत थी इन सभी चीजों के बारे में पढ़ने की? तो यही तो बातें हैं यार साइंटिस्ट की, यही तो खूबी है। एग्जाम निकाल लेना साइंटिस्ट नहीं है, एग्जाम निकाल लेना साइंटिस्ट नहीं है, डिस्कवरी करना साइंटिस्ट है, उसके बारे में रिसर्च करना साइंटिस्ट। रिसर्च ही तो है साइंटिस्ट भी। साइंटिस्ट उसी को बोलते हैं जो रिसर्च करते हैं। हाँ, चलिए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग का यहां पर क्या होता है, खत्म होता है। आप लोगों के लिए कुछ बातें हैं हमारे पास में, कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है समझने में चीजों को, तो प्लीज आप लोग हमको टेलीग्राम पे मैसेज किया कीजिए, ठीक ना। हम आपको बताते हैं कुछ चीजों को। जैसे टेलीग्राम पे अपने एक चैनल चलता है, टेलीग्राम पे एक चैनल चलता है, नाम है MS मनमीत। MS मनमीत के नाम से एक चैनल चलता है, ठीक ना। MS मनमीत के नाम से एक चैनल चलता है और हमारा मोबाइल नंबर है 7279900093। नोट्स से रिलेटेड, टेस्ट पेपर से रिलेटेड, DPP से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी टेंशन हो स्टूडेंट्स, प्लीज आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। नहीं तो हमको कॉल कर लीजिए, या हमको इस पे भी टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, हमको बता दीजिए आप 11th के हैं, बता दीजिए, हम आपको बता देंगे कहां पे सारे लिंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक ना। ये जितने भी वीडियोज आते हैं ना, सबका लिंक एक ही जगह पे डेली बाय डेली अपलोड होता है। सुबह 7 बजे अपलोड हो जाता है, मॉर्निंग में 7 o'clock में। तो प्लीज आप लोग हमको जब तक इन्फॉर्म नहीं करेंगे, जब तक आपको कोई दिक्कत हो रही है, जब तक आप हमको नहीं बताएंगे तो कैसे काम चलेगा। इसीलिए हम आपको इतना ही कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि प्लीज आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए। आपको जितना भी हेल्प चाहिए, जितना भी चाहिए ना सपोर्ट, हम पूरा सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। और बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं, सर बुक्स कैसे खरीदें। कोई जरूरत नहीं है, हम जो पढ़ा रहे हैं यही नोट्स है यार, हम जो पढ़ा रहे हैं यही नोट्स है। बाय द वे हम अलग से भी नोट्स प्रोवाइड करेंगे, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, DPP प्रोवाइड करेंगे, NCERT सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, फिगर स्क्रिप्ट प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारे मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे। टेंशन क्या के लिए ले रहे हैं? बस हमारा इतना ही कहना है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, जितना भी हेल्प चाहिए हमसे लो, हमको मैसेज करो, इन सभी इस नंबर पे मैसेज करो, टेलीग्राम है, मैसेज करो। कोई भी बात हम जैसे ही फ्री होते हैं स्टूडेंट्स उस पर लिखते हैं, हम मैसेज करते हैं। अगर बाय द वे हम रिप्लाई नहीं कर पाते तो हमको बार बार मैसेज करो, याद दिलाओ हमको, कि बहुत सारे मैसेज आते होंगे ना। हाँ,
हंड्रेड्स मैसेजेस आते हैं, किसको किसको रिप्लाई दे पाएंगे। इसलिए आप लोग हमको याद दिला दिया करो कि सर जी आपने हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया है, इसको रिप्लाई कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग का सेकेंड लेक्चर भी क्या हो गया, खत्म हो गया, फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी का। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप लोग वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज हमें याद कीजिए, हम उन बातों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आपके लिए। ओके स्टूडेंट्स, so thank you, see you again in the next lecture. Thank you.